नमस्कार मित्रों, मैं शुभम पांडे आज आपके समक्ष एक महत्वपूर्ण विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करने तथा आपके विचारों को जानने के लिए आपके समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। अगर आपको किसी भी देश की महानता का पता लगाना है तो आप वहां के देश के नागरिक वहां के जानवरों के साथ, पशुओं के साथ किस प्रकार का व्यवहार करते हैं ये जानिए। उसी से ही वहाँ के लोगों की महानता का पता लग जाता है। ये विचार हमारे राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के हैं। अगर गांधी जी के इस विचार को पैमाना मान लिया जाए तो क्या भारत को एक महान देश कह सकते हैं? इस पर आप अवश्य ही विचार करिएगा। ऐसा ही एक वाक्य हाल में ही बहुत दुखद घटना हुई है कि हाल में ही केरल में मलप्पुरम ज़िले में जहां एक मादा हाथी भोजन की तलाश में गांव में पहुंच गई, जो बहुत भूखी थी, और कुछ लोगों ने वहां के जो निवासी थे उसे जलते हुए पटाखों से भरा अनानास दे दिया, जो मादा हाथी के मुंह में जाकर फटा और वो बुरी तरह से घायल हो गई, जिसके कारण उस मादा हाथी के जीभ और जबड़े घायल हो गए और उसके दांत टूट गए। इसके बाद भूख और दर्द से तड़पती हुई हथनी पूरे गांव में टहलती रही, भटकती रही, लेकिन किसी भी आदमी ने उसकी मदद और सहायता नहीं की। इसके बावजूद इस हथनी ने उस गांव के निवासियों को या किसी भी व्यक्ति को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुंचाई। बस इस हथनी की गलती इतनी ही थी कि उसने उन लोगों से अनानास लिया, उन व्यक्तियों पर विश्वास कर लिया कि हाँ, ये हमारा अहित नहीं करेंगे। उन पर विश्वास किया और उसको खा लिया। इसके बाद घायल अवस्था में यह हथनी गांव के बाहर नदी है जिसे कहते हैं वेलियार नदी, उसमें यह हथनी गई और अपने सर और मुंह को उसमें डुबोकर खड़ी हो गई। शायद ही उसको इससे कुछ राहत मिली होगी और बाद में 27 मई को इसी तालाब में उस हथनी की मृत्यु हो गई। ये हथनी एक सप्ताह से ऐसी ही भूखी प्यासी इस तालाब में खड़ी रही, लेकिन इसकी सहायता किसी ने नहीं की। इसके पेट में इसका बच्चा था, जिसके कारण ये बार बार खाने पीने की चीज़ों की तलाश कर रही थी, लेकिन इसके मुंह जख्मी हो गया था। इसके कारण ये कुछ खा पी लेने में असमर्थ थी। वन विभाग के अधिकारियों ने जब उनसे इसकी बात हुई तो उन्होंने बताया कि जब हम गए तो जिंदा थी, लेकिन उसको खिलाने पिलाने की कोशिश की गई, लेकिन उसका मुंह जख्मी होने के कारण वो कुछ खा पी नहीं सकी और अंत में उसकी मृत्यु हो गई। वो लेट गई और लेटने के बाद उसकी मृत्यु हो गई और उस हथनी की मृत्यु करीब 15 साल थी। पोस्टमार्टम जब शुरू किया तो ये नहीं पता था कि ये गर्भवती थी, लेकिन जब पोस्टमार्टम हुआ उसमें रिपोर्ट आई, उसमें पता चला कि ये हथनी गर्भवती थी। इसके और इसके अजन्मे बच्चे की मृत्यु ने इंसानियत को शर्म के समुद्र में डुबो दिया है। जिस डॉक्टर ने इसका पोस्टमार्टम किया उसने कहा कि हमने अपने जीवन काल में अभी तक 250 से अधिक हाथियों का पोस्टमार्टम किया है, लेकिन हमारे जीवन में यह पहला ऐसा वाक़या या हादसा है जिसमें हमने किसी हाथी के बच्चे भ्रूण को अपने हाथ में लिया है। ऐसे आदमी का पोस्टमार्टम किया है जिसके पेट में बच्चा था, उसके भ्रूण को पहली बार अपने हाथ में लिया है। केरल पुलिस ने अज्ञात लोगों के खिलाफ FIR दर्ज कर ली है, लेकिन इससे क्या होगा? क्या इससे कुछ साल की, कुछ महीने की सज़ा से और 25,000 या कुछ पैसों की जुर्माने से ये साबित हो जाएगा या कि वो जो लोग हैं वो निर्दोष हो गए हैं, उनका दोष मिट जाएगा? और इस हथनी के और इसके अजन्मे बच्चे को क्या कभी इंसाफ मिल पाएगा? इस प्रकार से एक मादा हाथी को एक बच्चे के जन्म के लिए कम से कम 22 महीने, लगभग 22 महीने गर्भ की अवस्था से गुजरना पड़ता है। अगर कुछ इंसानों ने यह अमानवीय हरकत न की होती तो लगभग 2 साल बाद यह बच्चा इस दुनिया में होता। जब कोई हाथी का बच्चा अपनी माँ के गर्भ में होता है तो उसके मस्तिष्क का आकार लगभग मनुष्य के मस्तिष्क के बराबर होता है। एक वयस्क इंसान के मस्तिष्क का वजन लगभग 1400 ग्राम के आसपास होता है और जन्म लेने के बाद हाथी का बच्चा प्रतिदिन लगभग 11 लीटर दूध पीता है। और आश्चर्य की बात यह है कि जब वह जन्म नहीं आता है दुनिया में, अपनी माँ के गर्भ में रहता है, तो उसके नाखूनों पर एक त्वचा की परत चढ़ी होती है, जिससे वह हिलते डुलते वक्त या किसी प्रकार की हरकत करते वक्त अपनी माँ को किसी प्रकार की क्षति नहीं पहुँचाता है। यानी प्रकृति जन्म के पूर्व ही उसकी यह पूरी व्यवस्था कर देती है कि कोई किसी को अनजाने में भी चोट ना पहुँचाए, कि वो छोटा सा बच्चा है, अब अनजाने में भी किसी को चोट ना पहुँचाए, अपनी माँ को चोट ना पहुँचाए, या प्रकृति पहले ही इसको बढ़िया व्यवस्थित कर देती है। खामला एक हथनी है जो
कि वहाँ पर थाईलैंड में एक एलिफेंट नेचर पार्क है, वहाँ पर रहती है। उसने जब देखा कि एक बार उस पार्क में उसका जो देखभाल करता है, रखवाली करता है, वो व्यक्ति डूब रहा है, तो उसने अपनी जान की परवाह किए बिना वो नदी में छलांग लगा देती है और उस जान को बचा लेती है। मतलब इससे यह प्रतीत कि ये जो जानवर होते हैं ये दूसरों के लिए कितना संवेदनशील होते हैं, किसी को जल्दी क्षति नहीं पहुंचाते हैं। डेरेक ने खामला को 2015 में एक बार मरने से बचाया था। खामला को यह बात अभी तक याद थी, वो इसे भूली नहीं और उस व्यक्ति को उसने बचाया। इससे यह पता चलता है कि इंसान और जानवर के संवेदना के बीच अंतर क्या है। अफसोस है कि भारत में कानून भी जानवरों की ज़्यादा मदद नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि किसी जानवर को मारना हमारे देश में अपराध की श्रेणी में आता है, लेकिन ऐसा करने वाले बहुत कम लोगों को सज़ा हमारे देश में मिलती है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन 1972 के तहत वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के तहत हमारे देश में जीवों को क्षति पहुंचाने या उनको मारने से हमारे देश में 3 साल की सज़ा, इस एक्ट के तहत 3 साल की सज़ा और 25,000 तक के जुर्माने का प्रावधान है और दोबारा ऐसे करने पर 7 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। भारत के संविधान में अनुच्छेद 51A के 7वें खंड में लिखा है कि भारत के नागरिकों का वहाँ के जीवों का रक्षा करना, उन पर दया भाव दिखाना मूल कर्तव्य है। लेकिन अब आप खुद विचार करें कि भारत में कितने लोग इस कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। हाथी दल बनाकर रहने वाले जानवर हैं और अपना पूरा जीवन सामुदायिक भावना बनाकर जीते हैं और समुदाय में रहते हैं अपने, चाहे वह किसी बच्चे के जन्म का अवसर हो या किसी उनके ग्रुप में उनके किसी सदस्य की मृत्यु हो जाए, वो सब शोक और क्या कहते हैं खुशी एक साथ मिलकर मनाते हैं और अपने समुदाय का साथ कभी नहीं छोड़ते। और इतने शक्तिशाली होने के बावजूद तब तक किसी पर हमला नहीं करते जब तक उन्हें यह विश्वास ना हो जाए कि उनको किसी प्रकार की क्षति पहुंचाई जा रही है या उनको डराया ना जाए, उकसाया ना जाए, तब तक वो किसी प्रकार की किसी को क्षति नहीं पहुंचाते हैं। आप इस पर थोड़ा सा हमारे साथ विश्लेषण कीजिए कि माँ अपने लिए उतना चिंतित नहीं होती है, लेकिन अजन्मा भूखा बच्चा, मतलब उसके लिए वो इतनी घायल इतनी थी, उसके लिए वो भूख खा नहीं पा रही थी, लेकिन तब भी कोशिश कर रही थी खाने की, भोजन की तलाश में थी और उसको लोगों ने क्या कहते हैं बम से उसके मुंह को घायल कर दिया, अनानास में मिलाकर दे दिया। इससे मतलब उनकी मानवता का परिचय अच्छी तरह से इसमें दिखा। उन्होंने दिखाया, अपना परिचय दिया कि वो मानव की श्रेणी में आते हैं या जानवरों की श्रेणी में आते हैं। अगर आपको भी किसी जानवर को ऐसे तड़पता हुआ देखकर खुशी होती है तो आप अपनी आत्मा से पूछेगा, मेरे कहने पर मत जाइएगा, कि असली जानवर है कौन? असली जानवर वो हैं या हम लोग? और अब इसके लिए जिम्मेदार कौन है? आइए इस पे भी थोड़ी सी चर्चा की जाए, नज़र डाला जाए। केरल पुलिस अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ पाई, इसलिए काफ़ी हद तक केरल पुलिस भी इसकी जिम्मेदार है। आम आदमी पर तुरंत पुलिस FIR कर लेगी, लेकिन जहाँ पर FIR सही से करना चाहिए, जहाँ पे कार्य करना चाहिए, वहाँ पे वो सही से कार्य नहीं कर पाते। बस वो इन्वेस्टिगेशन का बहाना दिखाते रहते हैं, सही से कार्य नहीं कर पाते, बता रहे हैं कार्य हो रहा है। और इसके लिए वन अधिकारी भी जिम्मेदार हैं, क्योंकि उन्होंने समय रहते ही कि ये हथनी कहाँ गई, कैसे है, कहाँ है, इसके बारे में पता नहीं लगा पाए और इसकी जान समय रहते ही नहीं बचा पाए। और इसके लिए वो लोग भी जिम्मेदार हैं जो उस क्षेत्र का प्रतिनिधित्व लोकसभा में करते हैं, अर्थात उसका प्रतिनिधि देश की संसद में करते हैं या विधानसभा में करते हैं राज्य की, वो लोग भी इसके जिम्मेदार हैं। राहुल गांधी जो वायनाड के संसदीय क्षेत्र से जीतकर इस बार लोकसभा में पहुंचे, मल्लापुरम भी उस क्षेत्र का एक हिस्सा है, इसलिए वे भी इस जिम्मेदारी से बच नहीं सकते क्योंकि वे वहां के सांसद हैं। अगर वे कुछ नहीं करते तो कम से कम 2-4 फोन लगाकर केरल की पुलिस से इसके बारे में जानकारी ले सकते हैं, उनको बता सकते हैं, उनसे इसकी जानकारी ले सकते हैं, क्या होना संभव है क्या नहीं, ये बातें कर सकते हैं। मुख्यमंत्री की भी जिम्मेदारी है क्योंकि केरल हाथियों पर दुष्कर्म के लिए विख्यात है, विख्यात नहीं कुख्यात कह सकते हैं कि उसके लिए कुख्यात है। हमारे देश में किसी चीज़ की हेडलाइन तब बनती है कि अगर मनुष्य की भी मृत्यु हुई तो फिर उस पर भी कहेंगे कि देखिए किस जाति का है, किस धर्म पे है, किस धर्म का है, ये देखकर तब उसकी मीडिया में हेडलाइन बनती है, तब उसका होता है। यहाँ पे पशुओं की बात तो जाने ही दीजिए। 1 दशक से पहले भारत में हाथियों की संख्या 10 लाख थी, अब इनकी संख्या घटते घटते 27,000 से कम हो गई है। केरल में औसतन हर 3 दिन में एक हाथी मारा जाता है।
केरल में यह हाल तब है जब वहाँ पर हाथियों को धर्म और राजनीति की दृष्टि से, दोनों की दृष्टि से सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है और सबसे महत्वपूर्ण पशु है वहाँ का, धार्मिक रूप से भी और राजनीतिक रूप से भी। तब वहाँ पर ये हालात हैं। केरल में होने वाले तमाम धार्मिक कार्यक्रम बिना हाथी के पूरे नहीं होते हैं। चुनावी रैलियों में भी भीड़ को आकर्षित करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है कि हाथी लाएं और रैलियों में इससे भीड़ का जमाव करें। पिछले वर्ष सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक आदेश में कहा था कि केरल में जितने भी हाथी हैं उनकी गिनती की जाए, उनका रजिस्ट्रेशन कराया जाए। और इस चीज़ का उद्देश्य बस इतना ही था कि जो हाथियों पे वहाँ क्रूरता हो रही है उसको रोका जाए। लेकिन जंगल से आए हुए इस हाथी को यह अंदाज़ा भी नहीं था कि इंसान उसका ये हल कर देंगे। भारत में करीब 2500 हाथी आज भी ऐसे हैं जिन्हें बंधक बनाकर रखा गया है और करीब 1800 हाथी ऐसे हैं जो मंदिरों में बंधक बनाकर रखे गए हैं या किसी व्यक्ति ने इन्हें अपनी कस्टडी में रखा हुआ है। दावा किया जाता है कि भारत में करीब 6000 वर्ष पहले मनुष्यों ने हाथियों को पालना शुरू किया था। हजारों वर्ष पहले सिंधु घाटी सभ्यता में मिले निशान और मुहरें यह बताती हैं कि उस समय भी हाथी पाले जाते थे और ऋग्वेद और उपनिषदों में भी अलग अलग कार्यों के लिए हाथी पाले जाने का साक्ष्य मिलता है। और कहा जाता है कि सिकंदर ने जब भारत पर आक्रमण किया था तो उसने यह देखकर हैरान हो गया था कि भारत के सैनिक कितने कुशल तरीके से इतने विशालकाय जानवर को संभाल लेते हैं। सिकंदर के खिलाफ लड़ाई में राजा पुरफ ने करीब 400 हाथियों को उतारा था मैदान में और हाथियों ने सिकंदर की सेना को बहुत नुकसान पहुंचाया था। लेकिन अब इन हाथियों को या तो इनके दांतों के लालच में मार दिया जाता है और या फिर अगर दांतों के लालच नहीं मारे जाते तो इन पर बड़ा अत्याचार किया जाता है और इनसे तमाम प्रकार के दुष्कर कार्य कराए जाते हैं। भारत में एक कहावत है कि मरा हुआ हाथी भी यहाँ पे 1.25 लाख का होता है। लेकिन इंसानों के द्वारा मारा गया हाथी करोड़ों रुपए का क्यों न हो, लेकिन वो इंसानों की क्रूरता के अलावा कुछ भी प्रदर्शित नहीं करता है। भारत को हाथियों का देश कहा जाता है और यही वजह है कि कूटनीति भाषा में भी भारत को कई लोग हाथी कहते हैं। ठीक वैसे जैसे भारत देश को बहुत देश हाथी बुलाते हैं, उसी प्रकार चीन को ड्रैगन बुलाते हैं और अमेरिका को ईगल के नाम से बुलाते हैं। कुछ दिन पहले ही चीन के साथ सीमा विवाद में भारत में चीन के राजदूत ने भी एक बयान दिया था जिसमें उन्होंने बड़ा अच्छा वाक्य कहा था, ड्रैगन एंड एलिफेंट कैन डांस टुगेदर। अर्थात भारत और चीन आपस में सामंजस्य बनाकर रह सकते हैं। यानी विदेशी हमारे देश को हाथी कहकर बुलाते हैं और हमारे देश में हमारे ही व्यक्तियों द्वारा हाथी की क्या हाल है ये आप सब देख ही रहे हैं। आपने कई हाथियों की सवारी की होगी, उस पर देख रहे होंगे वो बोझा ढो रहा है कि बहुत प्रकार के अत्याचार देखे होंगे, लेकिन आप उसे देखकर कभी भी आपका दिल नहीं पसीजा होगा। आपने उसके बारे में सोचा ही नहीं होगा कि हाँ इस पर क्या बीत रही है, ये क्या सह रहा है, उसका वास्तविक घर जंगल है। क्या आपने ये नहीं सोचा कभी कि हाथी को आज़ाद करा देना चाहिए, उसका वास्तविक घर ये नहीं जंगल है। एक वयस्क अफ्रीकन हाथी का वजन लगभग 5000 किलोग्राम होता है। उनकी सूंड उनके शरीर का सबसे संवेदनशील और ताकतवर अंग होता है। उनकी सूंड में 1.5 लाख से ज़्यादा मांसपेशियाँ होती हैं और एक एशियाई हाथी अपनी सूंड से एक मूंगफली के छिलके को तोड़कर अंदर की मूंगफली निकाल सकता है। और हाथियों के शिकार की मुख्य वजह होती है कि इनके दांत जो कि बहुत बेशकीमती होते हैं। हाथी अपने दिन में लगभग 150 किलो भोजन कर लेता है और उसके दिन का लगभग 67% समय एक दिन में उसका लगभग भोजन करने में जाता है। और यह पूर्णतः शाकाहारी जानवर है, इनको यह ताकत पेड़ पौधे इन सब चीज़ों को खाकर प्राप्त होती है। हाथी का एक नवजात बच्चा होता है, वो करीब 20 मिनट बाद अपने पैरों पर खड़ा हो जाता है और लगभग 1 घंटे बाद अपने पैरों से चलने लगता है। और कहते हैं कि हाथी को सब कुछ याद रहता है क्योंकि उसके मस्तिष्क का टेम्परल लैब बहुत बड़ा होता है और यही मस्तिष्क का ऐसा जगह है जहाँ पे सारी स्मृति हमारी सुरक्षित रहती हैं, सेव रहती हैं। वह एक बार जो देख लेते हैं भूलते नहीं हैं, चाहे आप उनके साथ अच्छाई करें या बुराई, वो उसी चीज़ को कभी नहीं भूलेंगे। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि अफ्रीका में जितने हाथी रोज़ जन्म नहीं लेते उससे ज़्यादा हाथी प्रतिदिन वहाँ मार दिए जाते हैं। दुनिया में लाखों करोड़ों, ये सिर्फ भारत की बात नहीं है, दुनिया में लाखों करोड़ों जानवर ऐसे हैं जो इंसानों की लालच की सज़ा भुगत रहे हैं। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मुताबिक पूरी दुनिया में इंसान हर साल लगभग 5000 करोड़ चिकन खा जाते हैं।
इंसानों की भूख शांत करने के लिए हर साल 150 करोड़ सूअरों को मार दिया जाता है। 50 करोड़ भेड़ें कसाई घरों में पहुंच जाती हैं। 30 करोड़ गाय, भैंस, बकरों इत्यादि की हत्याएं कर दी जाती हैं। यानी इंसान अपना पेट भरने के लिए प्रत्येक वर्ष 5200 करोड़ जानवरों को खा लेता है। आप ऐसा भी समझ सकते हैं कि प्रत्येक दिन दुनिया में 14 करोड़ 25 लाख जानवरों की मृत्यु हो जाती, मृत्यु नहीं, उनकी हत्या कर दी जाती है इंसानों की भूख को शांत करने के लिए। 4500 हाथियों पर एक सर्वे हुआ था, जिसके अनुसार यह पता लगा कि चिड़ियाघर में रहने वाले हाथियों की औसत आयु घटकर 19 वर्ष हो जाती है, जबकि प्राकृतिक परिवेश में एक हाथी 56 वर्षों तक जीवित रहता है। हम लोग किसी भी हाथी हो, कोई भी जानवर हो, उनको हम लोग क्यों डालते हैं वहाँ पर चिड़ियाघरों में कि लोग आएँ, उनको नुमाइश करें, उनको देखें अब और ताली बजाएं और उनसे मनोरंजन करें अपना, और मनोरंजन करके चले जाएं। बस इसीलिए उनको पूरा तमाशा बना कर रख दिया जाता है। ब्रिटेन के ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में एक रिसर्च के दौरान यह पता पाया गया है कि कैद में रखे गए चिड़ियाघर में या कैद में रखे गए भालू, चीता जानवर, शेर आदि जानवर अक्सर तनाव में चले जाते हैं या पागल भी हो जाते हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि ये कैदी की तरह वहाँ पे हैं, वहाँ पर उनका मन नहीं लगता है। जानवरों के अधिकारों के लिए कार्य करने वाली एक संस्था पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल, जिसे पेटा भी कहते हैं, जिसके अनुसार जो कैद में रखे गए जानवर होते हैं वो अक्सर अपने बाड़े के आसपास घूमते रहते हैं। आप अक्सर चिड़ियाघर गए होंगे तो आपने देखा होगा कि जब आप वहाँ पर गए तो आपने देखा कि वो अक्सर वहाँ पे अपने बाड़े के गोल गोल घूमते रहते हैं, उनका मन वहाँ नहीं लगता है। लेकिन आपने कभी इस पर इतना विचार नहीं किया होगा। आप वहाँ गए होंगे, मनोरंजन किए होंगे, ताली बजाए होंगे, फ़ोटो खिंचवाई होगी, चले आए होंगे, लेकिन उनके उदासी को आप नहीं जान पाए होंगे। आपने उस पर विचार करने की कोशिश ही नहीं की होगी। आपने अपने दिमाग को वहाँ तक ले नहीं गए होंगे कि हाँ, इनके मतलब जीवन में क्या चल रहा है। बस आप अपने मनोरंजन के लिए वहाँ गए, उनको देखे, ताली बजाए, फ़ोटो खिंचवाए, चले आए। गाय, हाथी, मोर, ये सब जानवर हमारे संस्कारों में, हमारी संस्कृति में पवित्र माने जाते हैं। मशहूर लेखक देवदत्त पटनायक अपनी पुस्तक पशु में जानवरों की उत्पत्ति के बारे में एक बहुत ही अच्छा उल्लेख मिलता है उनकी इस पुस्तक में। वो लिखते हैं कि ब्रह्मांड की रचना करने वाले ब्रह्मा जी के पुत्र कश्यप थे, जिनकी कई पत्नियां थीं। मान्यताओं के अनुसार कश्यप की इन्हीं पत्नियों ने कई तरह के पशुओं को जन्म दिए। उनकी पत्नी तिमी ने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जो तैर सकते थे। बिनाता ने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जो उड़ सकते थे। सुरभि ने ऐसे पशुओं को जन्म दिया जिनके खुर होते थे। और भी उनकी पत्नियां थीं जिन्होंने अनेक प्रकार के पशुओं को जन्म दिया। जिस प्रकार कहा जाता है कि ब्रह्मा ने सृष्टि की रचना की, मनुष्यों की रचना की, उसी प्रकार उनके पुत्रों ने क्या कहते हैं, जानवरों की क्या कहते हैं, उत्पत्ति की, जिससे यह कहा जा सकता है कि मनुष्य और जानवर प्रकृति की ही देन है। तो इस प्रकार जब प्रकृति ने जानवरों को, मनुष्यों को, सबकी रचना की है, तो मनुष्यों को क्या हक है कि अपने लालच के कारण किसी की हत्या कर दें, इतने निर्दयी हो जाएं कि अपने मनोरंजन के लिए क्या कहते हैं, दूसरों को दुख में देखें तो उन्हें मज़ा आए। जिसका उदाहरण आप देख रहे हैं कि एक जलती हुई हथनी को अनानास में पटाखे मिलाकर दे दिया गया और उसके मुंह में फट गया और वो तड़प तड़प कर मर गई। इसे क्या कहते हैं, हम लोग मृत्यु नहीं कह सकते, इसको हम लोग हत्या कहते हैं। शास्त्रों में भी कहा गया है कि एक गर्भवती महिला या जीव पर चोट पहुंचाना, उनको क्षति पहुंचाना बहुत बड़ा पाप है, क्योंकि आप ऐसा करके ना सिर्फ उस माँ को चोट पहुंचा रहे हैं बल्कि उसके जन्मे बच्चे को भी चोट पहुंचा रहे हैं। ये कह सकते हैं कि हम लोग इस घटना को देखकर कह सकते हैं कि इंसान की योनि में जन्म लेकर भी जानवरों जैसा बर्ताव कर सकते हैं। केरल भारत का सबसे साक्षर राज्य है। वहाँ की लिटरेसी रेट 93% है। लेकिन अब इस पे एजुकेशन सिस्टम पे भी सवाल उठ जाता है कि अगर कोई भी व्यक्ति सिर्फ नाम लिखना जान गया, उसको पढ़ना जान गया, तो साक्षर हो गया। मतलब इस प्रकार की जो हमारी नीति है, जो हमारा राष्ट्रीय साक्षर मिशन है, जिसके अंतर्गत यह रखा गया है ये नीति, इसको और जटिल करने का प्रावधान लाना चाहिए कि कम से कम इसमें कुछ जटिलता लाएं, कुछ और भी इसके योग्यता के प्रावधान रखें कि
इसकी और योग्यता लेनी चाहिए। सिर्फ इतना ही नहीं कि साक्षर उसे मान लिया जाए जो सिर्फ पढ़ा लिखा, जो सिर्फ पढ़ रहा है, लिख रहा है, सिर्फ लिखना जान गया, पढ़ना जान गया तो साक्षर हो गया। उसका मेन उद्देश्य शिक्षा ज्ञान से होना चाहिए। इसलिए इसके पैमाने में वृद्धि करनी चाहिए और नैतिक शिक्षा का समावेश होना चाहिए। जैसे हम लोग विद्यालयों में और अन्य संस्थाओं में जब पढ़ते हैं तो वहाँ पर हमें क्या कहते हैं, नैतिक शिक्षा पे उतना जोर नहीं दिया जाता। छोटी क्लास कक्षा से लेकर बड़ी क्लास तक कभी भी, तो उसमें नैतिक शिक्षा जो है उसका विकास करना चाहिए, उसका समावेश करना चाहिए हमारी शिक्षा में, उसको एक महत्वपूर्ण स्थान देना चाहिए। और ये विडम्बना है कि जब भी कोई इंसान अमानवीय कार्य करता है तो उसे जानवर कहते हैं कि ये जानवर हो गया है। अब आप बताइए कि उनमें से जानवर कौन थे? वो हथिनी जानवर थी जिसके साथ ऐसा गलत कार्य किया कि वे आदमी क्या कहते हैं थे। हमारा कहने का तात्पर्य है कि जैसे कोई व्यक्ति भी गलत कार्य करे, जैसे अमानवीय व्यवहार कोई व्यक्ति करता है तो उसे कह दिया जाता है कि भाई तुम जानवरों जैसी हरकत कर रहे हो। तो अब इस पे आप क्या कहेंगे कि इसमें आप उस हथिनी को जानवर जैसा बर्ताव कहेंगे या कि उस मनुष्य को कहेंगे जिसने इस तरह का कार्य किया है? ये सिर्फ विडंबना है कि ऐसा कहा जाता है। कोई भी जानवर किसी को ऐसी क्षति नहीं पहुंचाता जब तक उसे ये ना जान पाए कि उस पर किसी प्रकार का खतरा है। लेकिन आदमी उन पर क्रूरता करके उसे एक अपने मनोरंजन का साधन बना लेता है। अभी कल ही पर्यावरण दिवस था, लोगों ने बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें बताई, लेकिन अब यही मामला ले लीजिए कि जब प्रकृति के साथ सब छेड़छाड़ करेंगे, खिलवाड़ करेंगे, इस प्रकार से अमानवीय कार्य करेंगे और प्रशासन भी इसकी बहुत बड़ी कुछ नहीं कर पा रही है, कदम नहीं उठा रही है, तो इसमें क्या किया जाना चाहिए? जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य कर रहे हैं आप उन्हें पढ़े लिखे जानवर भी कह सकते हैं। मेनका गांधी ने इस पर अपना जवाब दिया था कि ये यहाँ का ट्रेंड बन गया है, यहाँ पे प्रतिवर्ष 500 से 600 हाथी मारे जाते हैं। यहाँ का ट्रेंड है मल्लापुर का, केरल का, कि यहाँ पे प्रत्येक वर्ष 500 से 600 हाथी मारे जाते हैं। यहाँ का ट्रेंड है, इस पर कोई आश्चर्य वाली बातें नहीं हैं। और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने भी कहा कि ये सांस्कृतिक धरोहर हैं, इनकी संस्कृति में महत्वपूर्ण स्थान है, इनकी आराधना की जाती है, आराध्य हैं। इन चित्रों को देखकर मैं क्या कहते हैं स्तब्ध हूँ, ये जघन्य अपराध है। खास करके उन्होंने कहा कि दक्षिण भारत में इनकी पूजाएं की जाती हैं, इनका महत्वपूर्ण स्थान है। और उन्होंने इस पर राहुल गांधी पर भी व्यंग करते हुए कहा है कि जब वो अमेठी में थे तब उन्होंने अमेठी में कोई विकास नहीं किया, अमेठी के सांसद थे, मानवों के प्रति कोई कार्य नहीं किया, तो अब वे जानवरों के लिए उनसे किसी प्रकार के कार्य की अपेक्षा नहीं की जाती है। उन्होंने वहाँ के प्रशासन पे भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि जब ये प्रत्येक वर्ष हो रहा है, ऐसा बार बार हो रहा है, तो वहाँ पे उनके संरक्षण के लिए विशेष कदम क्यों नहीं उठाए जा रहे हैं। अगर इस वीडियो को देखकर आपके अंदर भी दया भाव जागृत हो रहा हो कि ऐसा नहीं होना चाहिए, तो हम जानेंगे कि हमारा ये वीडियो बनाना सफल रहा, हमारी आपसे अपनी बातों को शेयर करना, साझा करना सफल रहा। आप थोड़ा सा इस पर विचार कीजिएगा। धन्यवाद।